और महासागरीय जलमार्ग में आज देखेंगे उत्तरी प्रशांत सागर मार्ग। उत्तरी प्रशांत सागर मार्ग जो है यह मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों को एशिया से जोड़ता है। देखिए उत्तरी अमेरिका का कौन सा तट? पश्चिमी तट। कौन सा? ये पश्चिमी तट। ठीक है, इस पश्चिमी तट से एशिया के जो राष्ट्र हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो एशिया के राष्ट्र हैं इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ये तो मान, अब आप ये सोचोगे हम इधर से कहां जाएं, आगे तो खत्म हो गया। खत्म थोड़ी हुआ है, पृथ्वी तो क्या है, गोल है। इसको यदि फोल्ड करेंगे तो ये मार्ग एक जैसा हो जाएगा। भाई प्रशांत महासागर यही तो है, यही तो है प्रशांत महासागर। तो इस साइड से इस साइड एशिया के जो राष्ट्र हैं उनको जोड़ने का काम कर रहा है। ये एशियाई पक्ष के योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर के साथ वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और अमेरिका पक्ष के लॉस एंजल्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो है ये राष्ट्र योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर, ये तो किसके हैं? एशिया के हैं। किसके हैं? एशिया महाद्वीप के राष्ट्र हैं। इन एशियाई महाद्वीप के राष्ट्रों को किससे जोड़ रहा है? वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स, ये पूरे किसके हैं? सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स, ये उत्तरी अमेरिका के राष्ट्र हैं। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके राष्ट्र हैं। तो इनको आपस में जोड़ने का काम कौन सा मार्ग कर रहा है? उत्तरी प्रशांत मार्ग। ठीक है, अब देखते हैं हम दक्षिणी प्रशांत मार्ग। इस मार्ग का उपयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए किया जाता है और यह पनामा नहर के माध्यम से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीपों के साथ जोड़ता है। पनामा सिडनी से 12,000 किलोमीटर दूर है। ठीक है, होनोलुलु इस मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये जो होनोलुलु है ये क्या है? एक बंदरगाह है। अब देखिए मानचित्र में देख लेते हैं एक बार। जो ये मार्ग है ये जो क्षेत्र है दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया ये। ठीक है, इस क्षेत्र को किससे जोड़ रहा है? इस क्षेत्र से। ठीक है, यहां से देखिए पनामा नहर है। यहां पे कौन सी नहर है? पनामा नहर। इसके माध्यम से ये जो यूरोप के कंट्री हैं इनको भी आपस में जोड़ता है ये। ठीक है, तो दक्षिणी प्रशांत सागर मार्ग, इस मार्ग का उपयोग हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये तो किसके हैं? एशिया के राष्ट्र हैं। ठीक है, पहुंचने के लिए किया जाता है। और ये पनामा नहर के माध्यम से, जो पनामा नहर है उसके माध्यम से किसको जोड़ रहा है? यूरोप के कंट्रियों को। कौन से यूरोप के कंट्रियों को? पश्चिमी यूरोप के कंट्री को। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका को भी जोड़ रहा है ये। ठीक है, किससे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीपों के साथ जोड़ता है। ठीक है, पनामा और सिडनी, सिडनी कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां है सिडनी? ऑस्ट्रेलिया में। पनामा और सिडनी के बीच में कितने दूरी है? 12,000 किलोमीटर की दूरी है। होनोलुलु इस मार्ग पर एक महत्वपूर्ण
बंदरगाह है। कई बार मानचित्र में भी पूछा जाता है कि होनोलुलु कहाँ स्थित है। ठीक है, दिखा रहा हूं। होनोलुलु यहां पर है, होनोलुलु। ठीक है, बंदरगाह का नाम है ये, होनोलुलु बंदरगाह का नाम है, यहां पर स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं हम तटीय नौ परिवहन या लंबी तट रेखा। तटीय नौ परिवहन उन राष्ट्रों में किया जाता है जिनकी तट सीमा लंबी है। ठीक है, क्या है? जिनकी तट सीमा लंबी है, जैसे अमेरिका है, भारत है, चीन है, जापान है। इनकी जो तटीय सीमा है वो काफी लंबी है, और ये जो परिवहन किया जाएगा, ये जो आंतरिक भागों का जो परिवहन भार है उसको कम करने के लिए किया जाता है और सस्ता भी पड़ता है। तो तटीय परिवहन ये होगा जिन देशों की जो तट रेखा है वो काफी लंबी है, वो तटीय परिवहन का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जल परिवहन में ही नहरों की। ठीक है, नहरों के माध्यम से कि किस प्रकार से परिवहन होगा। दो नहरें हैं जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों दुनिया के लिए वाणिज्य के द्वार के रूप में काम करती हैं। एक तो है स्वेज नहर, कौन सी है? स्वेज नहर, और एक है पन्नामा नहर। ये दोनों ही नहरें विश्व को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जो स्वेज नहर है वो तो यूरोप को एशिया महाद्वीप से जोड़ती है, और जो पन्नामा नहर है वो यूरोप, दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, हम दोनों ही नहरें देखते हैं। पहली देखेंगे हम स्वेज नहर। इस स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? 1859 में किया गया था। कब? सॉरी, 69 में, 1869 में किया गया था इसका निर्माण। यह एक मानव निर्मित नहर है। किसने बनाया? प्राकृतिक नहर नहीं है ये। कौन सी नहर है ये? मानव निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई है ये नहर, जो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। इसको भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। यह 160 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबाई है इसकी? 160 किलोमीटर लंबाई है, और 11 से 15 मीटर गहरी है ये। कितनी है? 11 से 15 मीटर गहरी है। लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर, और गहराई कितनी है? 11 से 15 किलोमीटर। ठीक है, इसके माध्यम से समुद्र का पानी स्वतंत्र रूप से बहता रहता है, अर्थात ये जो नहर है वो समुद्र तल के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? समुद्र तल के बराबर है, जिससे समुद्र का पानी बहता रहता है। किस किस को जोड़ रही है ये? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ रही है। अब भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ दिया तो लाल सागर से हम आसानी से कौन से महासागर में पहुंच सकते हैं? हिंद महासागर में पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसको, ये जो नहर है इसको पार करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 10 से 12 घंटे। इसका जो उत्तर में पतन है वो पोर्ट सईद है। क्या है? पोर्ट सईद। ये पतन है किसमें? उत्तर की तरफ।
उत्तर की तरफ कौन सा पतन है? पोर्ट सईद। और इसके जो दक्षिण में जो पतन है वो है पोर्ट सवेद, सॉरी उत्तर की तरफ पोर्ट सवेद है भाई। कौन सा है? पोर्ट सवेद। और दक्षिण की तरफ है पोर्ट सईद है। ठीक है, कौन कौन से सागरों को जोड़ रही है ये? भूमध्य सागर और लाल सागर को। अब भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वो तो किसका है? यूरोप महाद्वीप की कंट्रियों का है। तो यूरोप महाद्वीप की जो कंट्रियां हैं वो किससे जुड़ रही हैं? स्वेज नहर के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ रही हैं। एशिया के जो राष्ट्र हैं जैसे भारत है, श्रीलंका है, ठीक है, इनसे ऑस्ट्रेलिया तक, न्यूजीलैंड तक आपस में जुड़ रही हैं। इस नहर के सहारे सारे एक रेल मार्ग बनाया गया है। ठीक है, जो स्वेज नहर है इसके सारे सारे क्या बनाया गया है? एक रेल मार्ग बनाया गया है। जो इस्लामिया, इसके बीच में है इस्लामिया। देखिए कहां पर है ये नहर? ये जो है ये तो कौन सा है? लाल सागर। कौन सा है ये? लाल सागर। और ये कौन सा है? भूमध्य सागर। यहां पर बनाई गई है ये नहर। कहां पर बनाई गई है? लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में। कितनी लंबी है? 160 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, इसके साथ साथ कौन से राष्ट्र में? ये मिस्र में। कौन से में है? मिस्र में। इसके साथ साथ में एक रेलवे लाइन बनाया गया है। ठीक है, जो इस्लामिया में, यहां बीच में पड़ता है इस्लामिया। इस्लामिया में इसकी एक शाखा केरो की ओर चली जाती है। केरो इस साइड में, ठीक है, केरो की ओर चली जाएगी। जो नील नदी है, नील नदी से एक नहर निकाली गई है। ठीक है, वो नहर कहां आकर मिलती है? इस्लामिया में। कहां पर मिलेगी वो? इस्लामिया में। उस नहर से जो पोर्ट सईद है और स्वेद है, इनको क्या मिलता है? ताजा पानी मिल जाता है। ठीक है, दोबारा देख लो स्वेद नहर को ही। स्वेद नहर कहां स्थित है? मिस्र में। कौन से दो सागरों को आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। क्या मकसद हुआ इसका? पहले तो देखिए एशिया के जो राष्ट्र थे, ये जो एशिया के राष्ट्र हैं, ये स्वेज नहर नहीं थी। ठीक है, उस समय ये केप ऑफ मार्ग से यूरोप में व्यापार करते थे। ठीक है, इस तरीके से घूमना पड़ता था इनको। लेकिन अब मान लीजिए भारत से ब्रिटेन कोई माल भेजना है तो वो कहां से? इधर से ही चला जाएगा। ठीक है, चला जाएगा। तो दूरी कम कर दी ना, इसकी दूरी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, और समय की भी बचत हो गई। इस नहर में कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? लॉक सिस्टम, यानी कि जलबंधक। जलबंधक नहीं है इसमें। पन्नामा नहर में है 6 जलबंधक हैं पन्नामा नहर में, लेकिन इस नहर में कोई भी जलबंधक नहीं है। अब बात करते हैं हम पन्नामा नहर की। पन्नामा नहर, पन्नामा नहर एक मानव निर्मित नहर है। इसको भी किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। यह अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन से महासागरों को? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। यह 72 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 72 किलोमीटर लंबी है। और इसमें 12 किलोमीटर लंबाई तक गहरी कटाई की गई है।
टोटल लंबाई तो कितनी है, 72 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर इसमें कटाई की गई है। ठीक है, यानी समुद्र तल से ये ऊंची है, जमीन क्या है, ऊंची, तो पानी को बहाने के लिए उसकी कटाई की गई है। इसमें 6 बंधक हैं, जल बंधक हैं कितने, 6। ठीक है, इसमें 6 ताले हैं यानी लॉक, बंधक, जल बंधक। यह समुद्र के द्वारा 1300 किलोमीटर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी को छोटा करती है। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क कहां है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को ये भी उत्तरी अमेरिका में है। देखिए पनामा नहर कहां है, ये देखिए ये पनामा राष्ट्र है। ठीक है, यहां पर बनाई गई है ये नहर। ठीक है, ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को यहां पर है ये नहर। ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी है, 72 किलोमीटर लंबी है। कौन सा महासागर है, कौन सा है, कौन कौन से महासागरों को आपस में जोड़ रही है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ रही है। अब जो ये यूरोपीय कंट्री है और उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी भाग से जुड़ना चाहते हैं, तो ये कहां से आएंगे, पनामा नहर से आ जाएंगे। यदि ये पनामा नहर नहीं निकाली गई होती तो ये इस तरीके से आते, यानी काफी लंबा रास्ता होता। तो ये जैसे यहां न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को यहां है, तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना हो तो इस तरीके से जाएंगे, लेकिन पनामा नहर के निकलने के बाद में ऐसे पहुंच जाएंगे। तो कितने किलोमीटर की दूरी को कम कर रही है, 12,000 किलोमीटर की लंबाई को कम कर रही है ये। ठीक है, इसको बनाया किसने, मानव ने तो बनाया। कौन से राष्ट्र ने बनाया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है इसको। अब पनामा तो अलग राष्ट्र है ना, यहां पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका तो यहां तक ही है, पनामा यहां है, पनामा अलग राष्ट्र है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस तरीके से बना दिया, दूसरे देश में जाकर इसकी दोनों छोरों की 8-8 किलोमीटर जो लंबाई है, 8 किलोमीटर लंबाई के जो क्षेत्र है उसको खरीद लिया है। किसने खरीदा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने खरीदा। और इसके बाद में इसमें क्या किया है, इस नहर का निर्माण किया है। दूरी कितनी कम हुई बताया आपने, 13,000 किलोमीटर, 12,000 नहीं, 13,000 किलोमीटर दूरी कम हुई है। ठीक है, निर्माण किसने किया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किससे जमीन खरीदी है, पनामा से। ठीक है, वापिस देख लीजिए सुएज नहर की विशेषताएं कितनी, कौन से साल में बनाई, कहां निर्माण किया, मिस्र में। भूमध्य कौन कौन से सागरों को जोड़ती है, कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के द्वारा कौन कौन से यूरोप तथा दक्षिणी एशिया व ऑस्ट्रेलिया मध्य की दूरी कम करती है। पहले तो कहां से होकर जाना पड़ता था, उत्तरमासा अंतर्द्वीपीय मार्ग से, यानी कि अफ्रीका के चक्कर काटना पड़ता था। लेकिन सुएज नहर के बाद में ये सुएज नहर से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़ रहे हैं, दूरी कम हो रही है। हाँ क्या, 160 किलोमीटर है ये, 180 नहीं है। ठीक है,
कितनी है? 160 किलोमीटर है। प्रतिदिन कितने जलयान गुजरते हैं इसमें? 100 जलयान प्रतिदिन गुजरते हैं। और इसमें जो इस्लामिया है बीच में, इस्लामिया के पास में नील नदी से एक नहर निकाल दी गई है। उस नहर से इस्लामिया तक पानी पहुंचता है, मीठा पानी पहुंचता है। ठीक है, जो स्वेद और पोर्ट सईद को सप्लाई कर दिया जाता है। पन्नामा नहर की विशेषताएं देख लीजिए। कौन कौन से सागरों को आपस में जोड़ रही है? अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। कितनी लंबी है ये? 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्वी न्यूयॉर्क और पश्चिम में स्थित सैन फ्रांसिस्को के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? न्यूयॉर्क तो किस साइड में है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, और सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी भाग में है। दोनों के बीच यदि दोनों में परिवहन करना है तो एक दूरी तो कि दक्षिणी अमेरिका के चक्कर काट के जाना पड़ता, लेकिन अब जो पन्नामा नहर निकल गई है तो पन्नामा नहर से ही हो जाता है परिवहन। कितनी दूरी कम हो गई? 13,000 किलोमीटर दूरी कम होगी। इसी से पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट की दूरी भी कम हुई है। जो पश्चिमी यूरोप के कंट्री हैं, यदि वो पश्चिमी अमेरिका में व्यापार करना चाहते हैं, परिवहन करना चाहते हैं, तो इसी मार्ग से आते हैं। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के मध्य आसानी से परिवहन हो पाता है। यह नहर दक्षिणी अमेरिका के राष्ट्रों के मध्य व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक हुई है। कितने जलबंधक है इसमें? 6। इसमें परिवहन करना बहुत ही महंगा है। इस नहर से परिवहन करना महंगा है। क्या? हाँ, नहीं, टूल टैक्स नहीं, जलबंधक होते हैं ये। यानी कि मान लीजिए ये नहर चल रही है, ठीक है, यहां ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहां ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो इसमें क्या बना दिया? जलबंधक, यानी कि जल का बहाव कर दिया। ठीक है, तो ऊंचा उठ गया जल, ऊंचा उठ गया तो आसानी से जलयान पार कर सकता है। यदि जलबंधक नहीं होते तो ऊपर नहीं चढ़ पाता, जलयान ऊपर नहीं चढ़ पाता। ठीक है, उनको कहते हैं जलबंधक। किसने निर्माण किया इसका? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। किससे जमीन खरीदी थी? पन्नामा से जमीन खरीदी थी। और ये महंगी है, इस मार्ग से यात्रा करना काफी महंगा पड़ता है। इसलिए यदि कोई जलयान जिसको समय की आवश्यकता नहीं है, जिसको समय की आवश्यकता नहीं है कि भाई माल भर दिया, इसको कोई ये जल्दी नहीं है कि देरी से पहुंचेगा या जल्दी पहुंचाना है, यदि वो देरी से पहुंचाना है उस माल को, तो वो किस ओर से, किस मार्ग से करता है? दक्षिणी अमेरिका के चक्कर काटकर ही परिवहन करेगा। ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग, यानी कि राष्ट्रों के अंदर नदियों या नहरों के माध्यम से जो परिवहन किया जाता है उसको कौन सा कहेंगे? अंतर्देशीय जलमार्ग। यानी कि राष्ट्र के अंदर नदियों, नहरों के माध्यम से जो परिवहन किया जाता है उसको कौन सा परिवहन कहेंगे? अंतर्देशीय जलमार्ग। नदियों, नहरों, झीलों, तटीय क्षेत्र कार्गों और यात्रियों के परिवहन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग काम में आता है। अंतर्देशीय जलमार्ग का विकास नाविकता, जल प्रवाह और परिवहन प्रौद्योगिकी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो कब होगा? जब उस राष्ट्र में नहरें होंगी, ठीक है, नदियां होंगी, ठीक है, उसकी प्रौद्योगिकी उच्च होगी, तभी तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। जिस राष्ट्र में नदियां नौकायान या नौकागमन करने के लिए योग्य ही नहीं है, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत की जो उत्तर से नदियां आ रही हैं, हिमालय से नदियां आ रही हैं, उनमें तो हम नौ परिवहन कर सकते हैं, लेकिन क्या
दक्षिणी भारत की नदियों में नौ परिवहन कर सकते हैं, कुछ नदियों को छोड़कर दक्षिण भारत की नदियों में नौ परिवहन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो वर्ष पर्यंत बहती हैं, पूरे वर्ष बहती रहती हैं, क्योंकि वो किससे निकल रही हैं? हिम से निकल रही हैं, बर्फ से निकल रही हैं, तो पूरे वर्ष भर उनमें जल आता रहता है। लेकिन दक्षिणी भारत की जो नदियां हैं वो तो मानसून के ऊपर निर्भर होती हैं, वर्षा के ऊपर निर्भर होती हैं। वर्षा के बाद में उनका जल स्तर बहुत ही कम हो जाता है, जिससे उनमें नौ परिवहन नहीं कर सकते। तो अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो कब विकसित होगा? जब उस राष्ट्र में नदियां होंगी, नहरें होंगी, उच्च प्रौद्योगिकी होगी, ठीक है, परिवहन के साधन या जल प्रवाह है हमेशा रहेगा, उसी में हम अंतर्देशीय जलमार्ग कर सकते हैं। अब विश्व के कुछ अंतर्देशीय प्रमुख जलमार्ग हैं, जैसे पहला है राइन जलमार्ग। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक महासागर में मार्ग प्रदान करता है। कौन कौन से राष्ट्रों को? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड। जो ये राष्ट्र हैं इनको राइन जलमार्ग, राइन जलमार्ग, राइन एक नदी है भाई, क्या है? राइन एक नदी है। ये नदी स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड को किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर का जो जलीय मार्ग है उससे आपस में जोड़ देती है। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती है। जो राइन नदी है वो कौन कौन से राष्ट्रों से होकर बहती है? जर्मनी और नीदरलैंड, दो राष्ट्रों से होकर बहती है। ये 700 किलोमीटर तक, कितनी? 700 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है। इस नदी में 700 किलोमीटर तक नौकायान कर सकते हैं, जो नीदरलैंड में रोटरडम से बेसल तक, रोटरडम से बेसल तक। रोटरडम तो कहां है? स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड में। रोटरडम कहां है? नीदरलैंड में। और बेसल कहां है? स्विट्जरलैंड में। यहां से रोटरडम से बेसल तक ये कितने किलोमीटर तक नौका गम्य है? 700 किलोमीटर तक नौका गम्य है। इसमें नौ परिवहन किया जा सकता है। यह है एक समृद्ध कोयला क्षेत्र के माध्यम से, जो रूर कोयला क्षेत्र था। रूर कोयला क्षेत्र कहां था? जर्मनी में। कहां था? जर्मनी में। यह रूर कोयला क्षेत्र से होकर बहती है, जहां से कोयला निकलता है, ठीक है। डसेल्डोर्फ इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यह जलमार्ग दुनिया का सबसे भारी उपयोग है, यानी कि सबसे व्यस्तम जलमार्ग है। कौन सा? राइन जलमार्ग। विश्व का सबसे व्यस्तम जो जलमार्ग है वो कौन सा है? राइन जलमार्ग। इस जलमार्ग से हर साल 20,000 से अधिक समुद्री जहाज और 2,000 अंतर्देशीय जहाजें चलते हैं। सॉरी, 2 लाख, 2 लाख नहीं है, 20,000 ही है भाई, है 20,000 ही है। सॉरी, 2 लाख है भाई, 20,000 नहीं है, इसमें ध्यान रखना। ये वर्ष में चल रहे हैं, हर साल में 2 लाख जलयान यहां से गुजरते हैं। कौन सी जलमार्ग से? राइन जलमार्ग से, ठीक है। हम बात करते हैं अगले जलमार्ग की, डेन्यूब जलमार्ग। कौन सी नदी में है? डेन्यूब नदी में। कौन सी नदी में है? डेन्यूब नदी में ही है।
डेन्यूब नदी जो ताउमा शेवरिन तक नौकागम्य है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर, जब ये ब्लैक फॉरेस्ट, वोल्गा जलमार्ग कहां है? रूस में है। कहां पर है? रूस में। यानी कि वोल्गा नदी है, वोल्गा नदी के माध्यम से किया जाता है। ये नदियों के नाम ही है, जैसे डेन्यूब है, वोल्गा है, राइन है, ये नदियां हैं। ठीक है। वोल्गा रूस के विकसित जलमार्गों में से एक है। यह कैस्पियन सागर में 11,200 किलोमीटर और नालों तक नौकागम्य है। यह क्रम से वोल्गा मास्को नहर और वोल्गा डॉन नहर के माध्यम से मास्को क्षेत्र और काला सागर से जुड़ता है। देखिए, दो नहरें हैं। एक तो सू नहर, कौन सी नहर? सू नहर, जो वोल्गा और मास्को नहर, ये तो किससे जोड़ती है? मास्को से। वोल्गा, सॉरी, सू नहर, गलती से बोल लिया मैं, सू नहर नहीं है। सू नहर तो कहां है? अमेरिका में। सू नहर कहां है? अमेरिका में। वोल्गा मास्को नहर है, वो तो किसको जोड़ रही है? मास्को को। ठीक है। और जो वोल्गा डोन नहर है, ये डोन नहर है और मास्को नहर है। वोल्गा डोन नहर किसको जोड़ रही है? काला सागर को। ठीक है। किसको जोड़ रही है? काला सागर को जोड़ रही है। ठीक है। कौन कौन सी बताइए? दो नहरें, वोल्गा मास्को नहर, ये तो किसको जोड़ रही थी? मास्को को जोड़ रही थी। और वोल्गा डोन नहर किसको जोड़ रही है? काला सागर को आपस में जोड़ रही है। फिर आता है द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस। द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस, ये कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो महान झील क्षेत्र कहा जाता है वहां। सीवे ग्रेट लॉक्स सेंट लॉरेंस नदी के एस्ट्री के साथ उत्तरी अमेरिका में एक जलमार्ग बनाते हैं। इस मार्ग पर ये डुलुफ है और ये भैंस नहीं है। बफालो है ये। ठीक है। क्या है ये तो डुलुफ है और ये बफालो है। यहां पर ये दो महत्वपूर्ण पतन है, इस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण पतन है यहां पर, डुलुफ और बफालो। ये जो इसमें देखिए चार प्रमुख झीलें हैं। एक तो सुपीरियर झील, ठीक है, ईरी, और एक है ह्यूरन और एक है ओटारियो। सुपीरियर, ईरी, ह्यूरन और ओटारियो, ये मुख्य झीलें। ये झीलें किससे जुड़ रही हैं? एक तो सू नहर से जुड़ रही हैं और एक वलेंड नहर से जुड़ रही हैं। सू नहर और वलेंड नहर से ये झीलें आपस में जुड़ जाती हैं और जलमार्ग बनाती है। दो बंदरगाह कौन कौन से हैं? डुलुफ और बफालो, दोनों ही बंदरगाह हैं। फिर है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को जोड़ता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी जो राष्ट्र हैं, जो शहर हैं, उत्तरी पूर्वी शहरों को किससे जोड़ रहा है? मैक्सिको खाड़ी से जोड़ रहा है। कौन से मार्ग से? मिसिसिपी जल मार्ग से। मिसिसिपी क्या है? नदी है। क्या है? नदी है मिसिसिपी। तो उत्तरी अमेरिका के ये उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, इनको किससे जोड़ रहा है? यह है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है।
अब हम बात करते हैं वायु परिवहन की। वायु परिवहन सबसे तीव्र गति से यात्रा कराने वाला परिवहन है, जो कहां किया जाएगा? वायुमंडल में किया जाएगा। ठीक है, यह सबसे महंगा परिवहन है, सबसे महंगा परिवहन है। क्यों है? मार्ग बनाने की आवश्यकता है क्या इसमें? नहीं है। जल मार्ग में मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर क्या था? सस्ता परिवहन था। वायु परिवहन महंगा क्यों हुआ? क्योंकि जो वायुयान बनाने का खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा आता है, इसलिए वायु परिवहन क्या है? सबसे महंगा परिवहन है। और तीव्र गति से परिवहन कराने वाला साधन भी कौन सा है? वायु परिवहन। अब वायु परिवहन से कौन कौन से सामान का हम परिवहन करेंगे? एक तो यात्री परिवहन करेंगे, ठीक है। दूसरा हल्का सामान और कीमती सामान। हल्का और कीमती सामान का जो परिवहन किया जाता है वो किससे किया जाता है? वायु परिवहन से। एक जो शीघ्र नष्ट होने वाले सामान है उनका परिवहन भी किससे किया जाता है? वायु परिवहन से कर दिया जाता है। वायु परिवहन सबसे तेज साधन है, सबसे तीव्र गति से परिवहन करवाता है ये, लेकिन यह बहुत ही महंगा है। वायु परिवहन ने दुर्गम रेगिस्तानों, पर्वतीय क्षेत्रों और बर्फ के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी क्रांति ला दी है। अब देखिए, जो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, मरुस्थल हैं, जहां मनुष्य अन्य साधनों से नहीं पहुंच सकता, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां नहीं पहुंच सकता, ठीक है। बर्फ वाले जो क्षेत्र हैं वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता, तो कौन से परिवहन से आसानी से पहुंच सकता है? वायु परिवहन से आसानी से पहुंच सकता है। जहां परिवहन के अन्य साधन उपलब्ध नहीं है वहां पर वायु परिवहन से क्या हो सकता है? पहुंचा जा सकता है। उच्च निर्माण और रख रखाव लागत के कारण उच्च औद्योगिक देशों में हवाई परिवहन अधिक विकसित होता है। इसकी लागत जो आती है वो बहुत ही ज्यादा आती है। तो ये कौन से राष्ट्रों में ज्यादा विकसित होगा? जो विकसित राष्ट्र हैं, जिनके पास में उच्च प्रौद्योगिकी है, उन राष्ट्रों में वायु परिवहन सबसे ज्यादा विकसित होगा। सुपरसोनिक विमान बहुत ही कम समय में दूरी को कवर कर लेता है। सुपरसोनिक विमान सबसे तीव्र गति से चलने वाला विमान है, जो काफी दूरी को, लंबी दूरी को कुछ घंटों में ही तय कर लेता है, ठीक है। एक वायु परिवहन राष्ट्रों के राष्ट्रों के अंदर काफी उपयोगी है। जैसे बाढ़ वाले क्षेत्र हैं जहां पर व्यक्ति को आसानी से नहीं बचाया जा सकता या दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, तो वायु परिवहन से उसको आसानी से बचाया जा सकता है। उन क्षेत्रों में रसद सामग्री पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। फिर हम लेते हैं परिवहन का ये एक साधन है पाइपलाइन। कौन सा है? पाइपलाइन। पाइपलाइन का उपयोग जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल पदार्थ जैसे कोयला, लोहा, उनको तरल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं हम। किसके माध्यम से? पाइपलाइन के माध्यम से। न्यूजीलैंड में पाइपलाइनों के माध्यम से दूध की आपूर्ति की जाती है। न्यूजीलैंड में जो दूध की आपूर्ति है, दूध की जो सप्लाई है, वो किसके माध्यम से की जाती है? पाइपलाइनों के माध्यम से की जाती है। यूएसए में पाइपलाइनों का घना नेटवर्क है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा पाइप लाइनें हैं। एक पाइपलाइन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बिग इंच। कौन सी है? बिग इंच, जो मैक्सिको की खाड़ी से जो पेट्रोलियम है वो अमेरिका के आंतरिक भागों तक, जहां पे शोधन होता है, पेट्रोलियम का शोधन होता है, वहां तक किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन के माध्यम से। कई बार प्रश्न आता है
कि बिग इंच क्या है, बिग इंच क्या है, या बिग इंच से कौन सी वस्तु का परिवहन किया जाता है। बहुत बार प्रश्न आया है आपके। तो बिग इंच से कौन से वस्तु का परिवहन होता है? पेट्रोलियम पदार्थ का। ठीक है, कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। बिग इंच संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी के तेल के कुओं से पूर्वोत्तर राज्यों में पेट्रोलियम का परिवहन करती है। यूरोप, रूस, पश्चिमी एशिया और भारत में तेल कुओं को पाइपलाइनों के माध्यम से रिफाइनरियों तक पहुंचाया जाता है। अब देखिए, एक पाइपलाइन गिरने वाली है, पड़ने वाली है, उसके ऊपर कार्य चल रहा है। ईरान, भारत वाया पाकिस्तान। कौन सी पाइपलाइन? ईरान, भारत वाया पाकिस्तान। यानी कि ईरान से पाइपलाइन शुरू होगी और कहां पहुंचेगी? भारत में। कहां से होती हुई? पाकिस्तान से होती हुई। ठीक है, जो विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन हो जाएगी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन हो जाएगी। कौन सी? ईरान, भारत वाया पाकिस्तान पाइपलाइन। पाइपलाइन के जो लाभ हैं वो कौन कौन से? देखिए, पाइपलाइनों को कठिन उबड़ खाबड़ भूभागों तथा पानी के नीचे भी बिछाया जा सकता है। जो पाइपलाइन होती है वो कहीं भी बिछाई जा सकती है, चाहे उबड़ खाबड़ जमीन हो, चाहे पानी के अंदर भी पाइपलाइन बिछा सकते हैं। ठीक है, और जो कठिन क्षेत्र है जहां पे और दूसरे साधन नहीं पहुंच सकते, पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जा सकता है पदार्थों का। इसके संचालन एवं रखरखाव का खर्च अपेक्षाकृत कम आता है। जो इसका संचालन करना है, शुरू करनी है, और इसका रखरखाव एक बार बना दिया तो खर्चा कम आता है पाइपलाइन का। यह जलीय तथा गैसीय पदार्थों के परिवहन का तीव्र, सस्ता और पर्यावरण हितैषी साधन है। जो गैस है, तरल पदार्थ है, उनका परिवहन किसके माध्यम से हो रहा है? पाइपलाइन से। बिल्कुल सस्ता परिवहन होगा, परिवहन में खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, और तीव्र गति से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और पर्यावरण हितैषी बताया है इसमें। पर्यावरण हितैषी क्यों है? देखिए, जो दूसरे साधन है परिवहन के वो किससे चलते हैं? पेट्रोल या डीजल से या विद्युत से। विद्युत वाले तो चलो प्रदूषण नहीं करेंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल वाले तो क्या करेंगे? प्रदूषण करेंगे। लेकिन पाइपलाइन प्रदूषण करेगी क्या? नहीं करेगी। इसलिए ये क्या है? एक पर्यावरण हितैषी है। पाइपलाइन परिवहन में ईंधन की बचत होती है तथा मौसम संबंधी दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कैसा भी मौसम हो, बरसात हो रही है तो परिवहन के साधन चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे, रुकना पड़ेगा उनको। लेकिन पाइपलाइन के ऊपर तो चाहे बरसात हो और चाहे कुछ भी हो, उसको रोकना पड़ेगा क्या? नहीं रोकना पड़ेगा। परिवहन के इस साधन द्वारा पदार्थों की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहती है, लगातार पदार्थ मिलता रहता है। भाई, एक बार पाइपलाइन को शुरू कर दिया तेल से, मान लीजिए तेल या गैस पहुंचानी है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये इसको रेस्ट लेना पड़ेगा। कोई चालक है, इसको चला रहा है, वो रेस्ट ले लिया, हाँ कि 2 घंटे रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद में चलाएंगे। ये तो चलती रहेगी अपने आप। यानी कि पदार्थ निरंतर मनुष्य तक पहुंचता रहता है। तो जहां लाभ है वहां नुकसान भी होंगे कुछ ना कुछ। तो दोष देख लेते हैं इसके। पाइपलाइनों में कोई लोच नहीं होती है। एक बार बनाने के बाद इसी क्षमता को न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है। यानी कि पाइप 10 इंची का पाइप बना लिया हमने, अब ये करेंगे कि नहीं 10 इंची तो कम ही है, 15 इंची का
जो माल है वो भेज दें इसमें, भेज सकते हो क्या? नहीं भेज, वो तो 10 इंची में जितना माल आएगा उतना ही तो भेजोगे, इसलिए इसकी कोई लॉस नहीं है। ठीक है, इसको घटाया और बढ़ाया नहीं जा सकता, जैसी बना दी वैसी की वैसी रहेगी। पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार आपने अखबारों में सुना होगा कि पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थ की चोरी करते हुए पकड़े गए। ठीक है, पता तो लग जाता है, लेकिन काफी समय के बाद में या जल्दी से पता नहीं लगता है। पता कैसे लगेगा भाई पाइपलाइन में रिसाव का हो रहा है? एक मान लीजिए पाइपलाइन है, ठीक है, इसमें यहां रिसाव हो गया, तो ये कैसे पता चलेगा? या मान लीजिए रिसाव हो गया या कोई चोरी कर रहा है यहां से, तो फिर कैसे चलेगा? देखिए, इसमें पेट्रोलिंग होती रहती है। क्या होती रहती है? पेट्रोलिंग। यहां से व्यक्ति जाएगा आएगा, व्यक्तियों की ड्यूटी लगी होती है, उनका डेली का काम है, वो क्या करेंगे? उसके ऊपर चलते रहेंगे। जो चोरी कर रहा है या रिसाव हो रहा है तो वो आसानी से उसको देख सकता है। दूसरा तरीका और है, इधर से हमने जितना प्रेशर से हमने पेट्रोल डाला या गैस डाली, अब यहां पर हमारे को ये पता चलेगा, या बीच में भी पता चल जाता है, स्टेशन बने होते हैं, उस स्टेशन के ऊपर यहां वाला ये कहेगा कि इतनी तीव्रता से जा रहा है और इतना पदार्थ जा रहा है, तो यहां चेक करेगा ये कि इतना तो नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में क्या हो गया? रिसाव हो गया। ठीक है, तो फिर ये चेक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इनको पता चल जाता है, लेकिन रिसाव का पता लगाना एक बहुत बड़ी समस्या है, जल्दी से पता नहीं चलता है। भाई ओपन है, यदि ओपन है पाइपलाइन तो पता चल जाएगा आराम से, लेकिन जमीन के अंदर से है तो कैसे पता चलेगा? तो पता लगाना कठिन होता है, या जल के अंदर है तो पता लगाना कठिन होता है। कहीं पर पाइपलाइन के फट जाने से उसकी मरम्मत करना कठिन होता है। मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ की पाइपलाइन फट गई, तो उसकी जो रिपेयरिंग करेंगे हम, वो करना बहुत ही कठिन होता है, मतलब उसमें ज्यादा खतरा बना रहता है। ठीक है, कुछ इलाकों में इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन होता है। जैसे मान लीजिए कुछ इलाके हैं, पर्वतीय घने जंगलीय क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें निगरानी करने वाला परेशानी में रहेगा, तो इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना थोड़ा कठिन है। ये ही इसके नुकसान है, बाकी फायदे बहुत ज्यादा है। नुकसान कम है, दोष कम है, फायदे बहुत ही ज्यादा है। अब देखते हैं संचार। संचार कहेंगे किसको? हमारे जो शब्द हैं, जो विचार हैं, जो तर्क हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना क्या कहलाएगा? संचार। टेलीग्राफ और टेलीफोन के रूप में लंबी दूरी की संचार महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिकन टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी AT&T ने एकाधिकार का आनंद लिया था। सबसे पहले ये जो टेलीग्राफ और टेलीफोन है वो अमेरिका की कंपनी ने बनाए थे। विकासशील देशों में ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सेल फोन के उपयोग को महत्व मिला है। सेल फोन जो आपका ये मोबाइल है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति आपस में आसानी से अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गए हैं, जो इंटरनेट के जो केबल हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा सड़क के किनारे एक पिलर सा लगा होता है, उसके पास में उसके ऊपर क्या लिखा होता है? OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल, यानी कि वो संचार की केबल है। जो इंटरनेट की जो केबल होती है, इंटरनेट जहां से आता है, यानी कि टावर से या कोई स्टेशन से, तो उनसे
केबल लगी होती है। वे बड़ी मात्रा में डेटा संचारित करने की अनुमति देती हैं जो वास्तव में त्रुटि मुक्त होती है। अब दूरसंचार को एकीकृत नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर के साथ विलय कर दिया गया है जिसे इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है। उपग्रह संचार, पृथ्वी का एक उपग्रह है ना, क्या नाम है? पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? चंद्रमा। ठीक है। यह चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह, इसके अलावा मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कौन से कहलाते हैं? कृत्रिम उपग्रह। ये भी पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिए जाते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। कृत्रिम उपग्रह संचार को बढ़ाने और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पृथ्वी की कक्षा में तैनात किया जाता है। यह उपग्रह संचार है जिसने प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया है। भारत ने अपना स्वयं का उपग्रह आर्यभट्ट, भारत का ये जो आर्यभट्ट है ये उपग्रह का नाम है। ठीक है। किसका है ये? भारत का। कब विकसित किया? 1979 में पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया गया था। इसके अलावा रोहिणी कब? 1980 में। ठीक है। भास्कर, चैलेंजर और इनसेट आईबी ये भारत के कुछ उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटते रहते हैं और हमारे को सूचनाएं पहुंचाते रहते हैं। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटेंगे, जो भी सूचना है धरातल की वो क्या करेंगे? पहुंचा देंगे। इनका उपयोग लंबी दूरी के संचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है कि मौसम कैसा रहेगा, मौसम कैसा है, उसका जो संदेश है वो हमारे पास में पहुंचाते हैं। कौन? उपग्रह। साइबर स्पेस और इंटरनेट, यह नवीनतम तकनीकी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्थान तक पहुंच द्वारा तत्काल कनेक्टिविटी है। यानी कि अभी हम इंटरनेट देख रहे हैं, जैसे आप वो चैटिंग करते हैं ना, चैटिंग करते हैं या वीडियो, जैसे ये वीडियो कॉल है, वीडियो कॉल से आमने सामने बात हो जाती है। ठीक है। तो उसको किससे जोड़ दिया है? कंप्यूटर से। इंटरनेट को किससे जोड़ दिया? कंप्यूटर से। और फिर ये जो वीडियो कॉल वगैरह है ये आसानी से हो रही है। या कुछ भी सर्च करना होता है हमारे को, www लगाया और सर्च कर लिया। www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इसे साइबर स्पेस या इंटरनेट कहा जाता है और इसे वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा शामिल किया गया है। अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन, भारत में है। तो सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं वो कौन से राष्ट्रों में है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, भारत। ठीक है। इन राष्ट्रों में सबसे ज्यादा इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई गवर्नेंस के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थानों का विस्तार हुआ है। ठीक है। तो आपका ये पाठ कंप्लीट। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो दोबारा पूछ लेना। ठीक है।